हरिंदर के परिवार के सभी सदस्य उत्साहित थे। इसके पहले उनके ही परिवार के 2 सदस्यों ने युद्ध की दुनिया के भगवान कहे जाने वाले योद्धा की क्षमता को विकसित किया था। अब दक्ष ने उच्च क्षमता का प्रदर्शन किया था और निकेश्वर को लगभग परास्त कर दिया था। निकेश्वर को परास्त करने का मतलब था कि उसका युवा नेता बन जाना। कुछ ही देर के मुकाबले के बाद दक्ष और निकेश्वर के बीच हुई लड़ाई का परिणाम स्पष्ट हो चुका था। दक्ष, तुम्हारी युद्ध क्षमता वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है। मैंने कहा था कि मैं तुम्हारे साथ लड़ाई तभी तक जारी रखूंगा जब तक कि तुम मेरे आखिरी हमले का सामना करने में सक्षम हो जाते हो। निकेश्वर को अपनी हार से दुख नहीं था, उसे केवल पछतावा हो रहा था। समझौते के कारण वो वास्तव में दक्ष के साथ लड़ाई को जारी नहीं रख सका। हालांकि उसे इस बात का पछतावा भी था। अमरपिशाच समुदाय के 3 शीर्षस्थ योद्धाओं में से सर्वश्रेष्ठ योद्धा के रूप में निकेश्वर के पास असाधारण तकनीकें थीं। उसके पास कई तुरूप के पत्ते थे, लेकिन उसने पहले ही हार और जीत की स्थिति को स्पष्ट कर दिया था। दक्ष ने अपना सर हिलाया और कहा, धन्यवाद। दक्ष के चेहरे पर सहजता का भाव दिख रहा था, जबकि निकेश्वर के लिए ये असहज करने वाली स्थिति थी। उसने कल्पना नहीं की थी कि उसे ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। निकेश्वर वापस अपने स्थान पर लौट आया। सभी की निगाहें दक्ष पर टिकी हुई थी। क्योंकि निकेश्वर उस प्रतियोगिता से बाहर हो गया था, इसलिए स्पष्ट था कि दक्ष को युवा नेता के तौर पर चयनित होने से कोई नहीं रोक सकता था। वहां मौजूद योद्धाओं के लिए यह फैसला लेने का समय था कि कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेगा। कमजोर योद्धा की बात ही छोड़ दी जाए, उच्च क्षमता वाले योद्धा के लिए भी इस हमले में प्रतिभाग करने की पहल करना असहज था। इस आयोजन के कई लाभ थे। ज्यादातर योद्धा इस आयोजन में भाग लेना चाहते थे, लेकिन दक्ष जैसे मजबूत प्रतिद्वंदी के सामने खड़े होने का किसी ने साहस नहीं किया। जब कुछ योद्धा दक्ष को बधाई देने के लिए आगे बढ़े तो मोनिका अचानक खड़ी हो गई। आमतौर पर युद्ध और लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाली मोनिका के चेहरे का भाव इस समय बदल गया। वो अब बिल्कुल भी सहज नहीं दिख रही थी। दक्ष, निकेश्वर तुम्हारे विरुद्ध लड़ना नहीं चाहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम अमरपिशाच समुदाय के युवा नेता हो गए। तुम्हें अभी भी मेरा सामना करना ही होगा। सुनील कुश भी अपने स्थान पर खड़ा हो गया और उसने कहा, केवल इसीलिए कि तुमने निकेश्वर को हरा दिया, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुझे भी हराने में सक्षम हो सकते हो। अमरपिशाच समुदाय के युवा नेता के पद को प्राप्त करने की लालसा मेरे अंदर दोबारा उत्पन्न हो गई है। मैं इस पद को प्राप्त करने के लिए दोबारा मुकाबला करना चाहता हूं। सुनील कुश की बातें सुनकर सभी को हैरानी हुई। सुनील ने पहले ही कहा था कि उन्हें नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मोनिका ने भी प्रतियोगिता छोड़ दी थी। उसने नेता बनने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई थी, लेकिन दक्ष को देखकर उन दोनों ने प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने का फैसला किया था। यह देखकर सभी अचंभित थे। स्पष्ट था कि वो दक्ष को अमरपिशाच समुदाय के युवा नेता के रूप में देखना नहीं चाहते थे। निकेश्वर मुस्कुराया और शराब के ग्लास को उठाकर घूंट लगाने लगा। वहां मौजूद सभी योद्धा उन दोनों की मंशा को समझ रहे थे। दक्ष को वो युवा नेता के रूप में इसलिए नहीं देखना चाहते थे क्योंकि दक्ष बाहरी योद्धा था। वो अमरपिशाच जाति का योद्धा नहीं था। यहां तक कि योग्यतंक की लड़ाई में भी दक्ष ने अमरपिशाचों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। दक्ष को निशाना बनाने के पीछे कई कारण हो सकते थे। मोनिका और सुनील कुश को देखते हुए दक्ष की आंखों में बिल्कुल भी डर नहीं दिख रहा था। उसने सहज लहजे में कहा, मुझे अमरपिशाच समुदाय के युवा नेता बनने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन अब जब इसके लिए मुझे चुनौती मिल रही है तो मुझे लड़ना होगा। युवा नेता बनने के लिए युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना एक बढ़िया विकल्प हो सकता है। सुनील कुश मुस्कुराने लगा। वाह, तुम्हारी हिम्मत मुझे काफी प्रभावित कर रही है। वर्षों बाद मेरे सामने कोई ऐसा योद्धा उपस्थित हुआ है जिसने मुझे चुनौती देने में जरा भी असहजता महसूस नहीं की है। सुनील कुश, तुम्हारी और निकेश्वर की युद्ध क्षमता लगभग एक जैसी है। मुझे डर है कि दक्ष को हराना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मोनिका ने कहा। सुनील कुश ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। निकेश्वर के साथ मैंने केवल प्रारंभिक क्षमता की जांच की थी और निकेश्वर और दक्ष के बीच का मुकाबला केवल एक युद्ध तकनीक तक सीमित था। ना तो मैंने निकेश्वर के विरुद्ध सभी तरह की युद्ध तकनीक का प्रदर्शन किया था और न ही निकेश्वर ने दक्ष के विरुद्ध। दक्ष के विरुद्ध मुकाबला करने में मुझे बिल्कुल असहजता महसूस नहीं होगी। यदि हम लड़ते हैं तो शायद 10 या 15 हमलों में हम दक्ष को हराने में पूरी तरह से सक्षम हो जाएंगे। मोनिका और सुनील कुश को आपस में बातें करते हुए देखकर दक्ष ने कहा, क्या आप दोनों बहस करना बंद कर सकते हैं? तुम दोनों को लगता है कि मुझे हराने में तुम में से कोई एक सक्षम नहीं है, तो बिना देरी किए मिलकर मुझसे मुकाबला करने के लिए आगे आओ। जैसे ही दक्ष ने ये बात कही, पूरे आयोजन स्थल में सन्नाटा पसर गया।
सभी दक्ष को इस तरह देख रहे थे मानो वो कोई राक्षस हो। एक ही समय में मोनिका और सुनील कुश को चुनौती देना पागलपन नहीं तो और क्या था। ऐसी बातें करना उकसावे की कार्यवाही थी। मोनिका और सुनील कुश गुस्से से जल रही थी। दक्ष परेशान था। अमरपिशाच समुदाय के कुछ योद्धाओं ने उन दोनों को चुनौती देने की हिम्मत की थी। दक्ष बहुत अहंकारी है। वो एक ही साथ मोनिका और सुनील कुश को चुनौती देने का साहस कर रहा है। क्या वो सोचता है कि वो अजयी योद्धा है? यदि निकेश्वर ने अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर दक्ष पर हमला किया होता तो दक्ष इतना अहंकारी नहीं होता। एक योद्धा ने कहा। दूसरे ने कहा, शीर्षस्थ योद्धा को भड़काना और उसे इस तरह से चुनौती देना अच्छी बात नहीं है। दक्ष को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। चिंता मत करो, दक्ष को जल्दी ही अपने अहंकार की कीमत चुकानी पड़ेगी, एक अन्य योद्धा ने कहा। दक्ष सभी की बातें सुन रहा था, लेकिन चेहरे पर अहंकार का जरा भी भाव नहीं दिखा रहा था। मोनिका और सुनील कुश पर एक साथ हमला करने के उसके पास अपने कारण थे। उसकी पहचान बेहद खास थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि उसने नरक क्षेत्र के योद्धाओं के साथ क्या किया था। यदि वो असहजता दिखाता तो निश्चित रूप से योद्धाओं को उस पर संदेह होता, क्योंकि अब दक्ष अपनी दमदार उपस्थिति दिखाने के मूड में था, इसीलिए भ्रमित था। हरिंदर के परिवार के सदस्य बेहद खुश दिख रहे थे। एक योद्धा ने कहा, अब दक्ष ने अपनी महान क्षमता का प्रदर्शन करने का फैसला किया है, इसलिए हमें इस बात को लेकर आश्वस्त होना चाहिए कि वो पूरी तरह से अमर पिशाचों के प्रति समर्पित है। अनुष्का ने कहा, वो अपनी मां यानी हमारी बुआ के प्रति समर्पित है। दक्ष जैसा योद्धा मां की उम्मीदों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। अनुष्का ने दक्ष के व्यक्तित्व को झुंझुनू में गौर से देखा था। वो जानती थी कि दक्ष जैसा योद्धा इतनी आसानी से नरक क्षेत्र में शामिल होने के लिए तैयार तभी हो सकता है जब उसे भावुक किया जाए। उसकी भावुकता का कारण दक्ष की मां मंदाकिनी थी। अमर पिशाच समुदाय के योद्धाओं के नेतृत्व में लड़ना अमर पिशाचों के विचारों से सहमत होने जैसा था। इसके अलावा उसकी मां ने दक्ष को अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा था। यदि दक्ष अमर पिशाच जाति के युवा योद्धाओं का नेता बन जाता तो निश्चित रूप से अमर पिशाच समुदाय में महारानी मंदाकिनी की स्थिति बेहद मजबूत हो जाती और उसे विशेष सम्मान प्राप्त होता। नरक क्षेत्र में शामिल होने का दक्ष का उद्देश्य अजीत और रागिनी को बचाना था, लेकिन अब उसके पास और भी विचार थे। दक्ष ने महसूस किया कि नरक क्षेत्र के बारे में स्वर्ग से संबंधित क्षेत्र के योद्धाओं को गलत धारणा थी। बहुत कम लोग जानते थे कि नरक क्षेत्र कैसा दिखता है और उसमें शामिल लोग कैसे हैं। केवल नरक नाम होने से उसके प्रति लोगों की मानसिकता नहीं बदली जा सकती थी। उसकी नरक क्षेत्र के बारे में जानने की दिलचस्पी बढ़ चुकी थी। वो अब अपनी शंकाओं का समाधान चाहता था। मोनिका ने हवा में छलांग लगाई और दक्ष के करीब पहुंच गई। क्योंकि तुमने चिदंबरम जैसे मजबूत योद्धा को हराया है, इसलिए तुम्हारी क्षमता असाधारण होनी चाहिए। वर्षों बाद तुम्हारे जैसा प्रतिभाशाली योद्धा दिखाई दिया है। मोनिका इस समय दक्ष के बेहद करीब थी। हालांकि एक साथ चुनौती देने के आह्वान को सुनने के बाद भी सुनील कुश दक्ष के करीब नहीं आया। वो दूर से ही दक्ष को देख रहा था। उसके चेहरे पर जानलेवा इरादा साफ तौर पर झलक रहा था। मोनिका ने दक्ष को गुस्से में देखा। उसके चेहरे के भाव को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो दक्ष से केवल मुकाबला करना चाहती है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो दक्ष की हत्या करना चाहती है। भाई दक्ष, आपको सावधान रहना होगा। मोनिका स्वर्ग से संबंधित क्षेत्रों के योद्धाओं से नफरत करती है। अगर उसे मौका मिला तो वो आपको मारने में भी हिचक नहीं रखेगी। परेश ने दक्ष की ओर देखते हुए कहा। दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में? परेश ने कहा, मोनिका एक ऐसी योद्धा है जिस पर किसी को भी दया आ जाएगी। जब वो छोटी थी तो उसके माता पिता की मौत योग्यतांक की लड़ाई के दौरान हो गई थी। बाद में अभिलेख कक्ष के योद्धाओं ने मोनिका के एकमात्र भाई की हत्या कर दी थी, जिसके बाद से मोनिका के मन में अभिलेख कक्ष के योद्धाओं के प्रति गहरी नफरत पैदा हो गई। एक पल की चुप्पी के बाद परेश ने कहा, मोनिका जिस परिवार से ताल्लुक रखती है वो बेहद प्रभावशाली और शक्तिशाली परिवार हुआ करता था, लेकिन दुर्भाग्य से अभिलेख कक्ष के योद्धाओं ने उसके परिवार के एक एक सदस्यों को चुन चुन कर मार डाला, जिसके बाद मोनिका के परिवार का पतन हो गया। अब मोनिका के दिल में नफरत भरी हुई है। वो अभिलेख कक्ष के सभी योद्धाओं की हत्या करना चाहती है और हमेशा हमेशा के लिए लड़ाई का अंत करना चाहती है। परेश की बात सुनकर दक्ष के समझ में आ गया कि नरक क्षेत्र और स्वर्ग से संबंधित क्षेत्र के बीच शत्रुता के भाव का क्या कारण है। क्यों दोनों एक दूसरे का अंत करने पर तुले रहते हैं? मोनिका की मानसिक स्थिति को दक्ष अच्छी तरह से समझ सकता था। उसके मन में भी नरक क्षेत्र के योद्धाओं के प्रति गहरी नफरत भरी हुई थी।
वो भी नरक क्षेत्र के योद्धाओं की हत्या करना चाहता था। अभिलेख कक्ष के योद्धाओं की नजरों में नरक क्षेत्र दुष्ट योद्धाओं का समूह है और वो केवल हत्या और विनाश करना पसंद करते हैं। इसलिए जीवित रहने के लिए नरक क्षेत्र के योद्धाओं के विरुद्ध जाना उनकी मजबूरी है। इसी तरह नरक क्षेत्र के योद्धाओं की नजरों में अभिलेख कक्ष उनके लिए बहुत बड़ा खतरा था। यदि नरक क्षेत्र ने अभिलेख कक्ष को नुकसान नहीं पहुंचाया तो वो धीरे धीरे मजबूत होता जाएगा और उनसे आगे निकल जाएगा। फिर एक ऐसा समय आएगा जब अभिलेख कक्ष नरक क्षेत्र को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। एक पंछी भी अपना घोंसला सुरक्षित रखना चाहता है। ऐसे में नरक क्षेत्र के योद्धा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए स्वर्ग से संबंधित क्षेत्र और अभिलेख कक्ष के विरुद्ध लड़ रहे थे। दोनों तरफ की स्थिति लगभग एक जैसी थी। दोनों तरफ एक जैसे विचार थे। ये सोचते सोचते दक्ष ने उन क्षेत्रों के बारे में भी सोचना शुरू कर दिया जिनके योद्धाओं ने झुंझुनू पर हमला किया था। अलग अलग क्षेत्रों के योद्धाओं की अच्छाई और बुराई दक्ष की आंखों के सामने स्पष्ट हो रही थी। दक्ष ने मन ही मन कहा, जब से मैं योग्यतांक की लड़ाई में शामिल हुआ तब से मैंने भी नरक क्षेत्र के अनगिनत योद्धाओं को मार डाला है। उनके रिश्तेदार और दोस्त मुझसे बहुत नफरत करते होंगे। हालांकि एक योद्धा के रूप में दक्ष ने कुछ भी गलत नहीं किया। उसने जो कुछ भी किया था वो अपने क्षेत्र की रक्षा करने के लिए था। वैसे भी दक्ष कभी भी हत्या को न्याय संगत नहीं मानता था, लेकिन जन्मभूमि की रक्षा के लिए यदि किसी की हत्या कर दी जाए तो गलत नहीं होगा। मुझे युद्ध की दुनिया का अंत करना होगा। नरक क्षेत्र और स्वर्ग क्षेत्र यदि आपसी नफरत खत्म कर लें तो फिर दुनिया सहज हो जाएगी और हमेशा के लिए शांति स्थापित हो जाएगी। दक्ष ने मन ही मन कहा। क्या दक्ष नरक क्षेत्र के योद्धाओं के मन में स्वर्ग के प्रति बैठी नफरत की भावना को दूर कर पाएगा? क्या दक्ष दुनिया के लिए शांति दूत बनेगा?